हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकिंद क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शब्द रचना। इसमें हम शब्द से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे विकारी शब्द हो गया, अविकारी शब्द हो गया, सार्थक शब्द हो गए, निरर्थक शब्द हो गए, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, आगत शब्द, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा शार्ट नोट देखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शब्द रचना। शब्द रचना में शब्द के भेद। शब्द को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो हमारे सार्थक शब्द, एक हमारे निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनके कुछ न कुछ अर्थ निकले। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे पानी, वाणी। तो पानी एक सार्थक शब्द है। पानी का मतलब पानी होता है, जल होता है। वाणी, वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी वाणी हमारा क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। वैसे रोटी वोटी होता है, तो रोटी तो है एक सार्थक शब्द, लेकिन वोटी कोई सार्थक शब्द नहीं है। अब सार्थक शब्द के आधार पे उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक तो प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखें तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके प्रयोग से, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन हो। यानी विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द पूछता है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो एक संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, तीसरा क्रिया होता है और चौथा विशेषण होता है। विकारी शब्द यही हमारे चार होते हैं। उसी तरीके से अविकारी शब्द क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है एंड विस्मय आदि बोधक होता है। अविकारी शब्द हमारे चार होते हैं और विकारी शब्द भी चार होते हैं। अगर रचना एवं बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों को देखा जाए तो इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। वहीं पे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम इन्हें फिर से चार भागों में बांटते हैं। एक हमारा तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव, तीसरा हमारा देशज, चौथा हमारा विदेशी यानी आगत शब्द, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे विकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके रूप में परिवर्तन हो जाए। लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके रूप में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो सारे शब्द हमारे कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इनके चार भेद होते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। इनके भी चार भाग होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। अगला है हमारा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। यानी व्युत्पत्ति के आधार पे बात करें, रचना के आधार पे बात करें, बनावट के आधार पे बात करें, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही है। यानी इसमें पहला है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्द के सार्थक खंड ना किए जा सकें, अर्थात जिनका कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आज, ठीक है। आज अगर दोनों वर्णों की बात करें, आ और जा, तो यहाँ पे जब मिल जा रहे हैं तो आज का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब आ और जा को अलग कर दिया जाए तो ना ही आ का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, ना ही जा का, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, यानी जिनका खंड करने पे, जिनको विभाजित करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। अगला हमारा यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। कैसे? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द हमारे बनते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द को बनाने के लिए हम संधि, यानी संधि से भी यौगिक शब्द बनता है, समास से भी बनता है, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी इन सब के द्वारा हमारे यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखें तो जैसे विद्यालय,
विद्या धन आल है, ठीक है। अनुशासन, अनु धन शासन, अनु भी एक शब्द है, शासन भी एक शब्द है। यहाँ पे विद्यालय में विद्या भी एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी योग रूढ़ भी यौगिक शब्द ही होते हैं, परंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे विद्यालय की हमने बात किया, तो विद्यालय मतलब जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ठीक है। लेकिन योग रूढ़ में यानी विद्यालय का अर्थ विद्यालय तो नहीं रहेगा, वो यानी वो तीसरे अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे पंकज, ठीक है, पंकज और मुरलीधर, हमने आपको दो उदाहरण लिया है। पंख मतलब होता है कीचड़, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला है। तो पंकज मतलब हो गया कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। मुरलीधर यानी मुरली एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द धर हो गया, यानी मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। यानी पंकज, यहाँ पे जो पंकज शब्द है ये भी हमारे किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कमल को। मुरलीधर भी हमारे अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी श्री कृष्ण को, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर के बना है, यानी उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, ठीक है। किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना, वही हमारा क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 22 होती है, ठीक है। यानी उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर के लगता है। उप मतलब पहले, किसी शब्द के समीप पहले आकर के लग जाना उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द क्या होता है? प्रतिधन ऐसे मिलकर के बना है। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, ठीक है। अय मतलब चलने वाला, ठीक है। शब्द के साथ लगने वाले शब्दांश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। इनके दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया अथवा धातु के साथ बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इन्हें हम लोग कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे आकू, ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रत्यय है। लड़ाकू, लड़ाकू शब्द होता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आकू प्रत्यय लगा हुआ है। श्रोता, ठीक है। अब श्रोता, ज्ञाता, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता प्रत्यय लगा हुआ है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से शब्द में लगेंगे? संज्ञा में लगेगा, या तो सर्वनाम में लगेगा, या तो विशेषण में लगेगा। इन सारे शब्दों के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बंधु एक हमारा शब्द है, तो त्वा प्रत्यय लगने के बाद बंधुत्व हो गया। शत्रु, शत्रु में ता प्रत्यय लगने के बाद शत्रुता हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 60 नोट रहे शब्द रचना से संबंधित, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग? प्र, प, पर, ता। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी प्र। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर, प, ड़ और प्र। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? यहाँ भी प्रा उपसर्ग का उपयोग हुआ है। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? ग, प्र, प, योग। तो प्रयोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पे भी प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक है ना, प्रत्यय उपसर्ग अभी पहले लगता है किसी शब्द के, और प्रत्यय हमारा किसी शब्द के अंत में लगता है। शब्दांश यानी मूर्खता में कौन सा? ता, आ, म, मु। ठीक है, 4 का सही आंसर क्या है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय लगा है? शल, ला, अल, वा। तो वत्सल में क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? कौन सा प्रत्यय हुआ है? ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, व छलिया में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? आवना प्रत्यय है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। छलिया में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। तो आवना, आई और या किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। दुर, दुर, दुरा, दुस। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुर, ठीक है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत, प्र, प्रधित्व, प्रति। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है कार, अधि, अ और कर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक में प्रत्यय है क, इक, मिक, धर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है? जो प्रति उपसर्ग जो है वो हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? नाली, मंडली, नगरीय, टोकरी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? इसमें से ई प्रत्यय से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नगरीय हमारा जो है ई प्रत्यय से नहीं मिल करके बना हुआ है। नाली भी हमारा ई प्रत्यय है, मंडली में भी ई प्रत्यय का प्रयोग है और टोकरी में भी। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अद, अत। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सन, सम, स और सत। संग्राम में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी, धानी, ई और नी। तो सावधानी में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ई, दगी, गी और ई। 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रयोग किया गया है? गी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? अ, छोटा आग और मन। 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, रसोइया में प्रत्यय है या, आ और रस। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो दुकाल में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है? ये हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुकाल में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ब उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदनाम, बदौलत, बदहजमी। तो बा उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया गया है? बदौलत। किस में किया गया है? बदौलत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निर्वाह, निःशेष, निर्देश। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे निःशेष में
निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं है। निर्बल में भी निर है, निर्वाह में भी निर है, निर्देश में भी निर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 के सी ऑप्शन में निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग का प्रयोग समीप के लिए किया जाता है, छोटे के लिए किया जाता है और गौण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? 23 का सही आंसर क्या है? उर्दू और फारसी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उर्दू और फारसी में। क्वेश्चन नंबर 24, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? ठीक है ना, किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हमने बताया था कि जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में शब्द लगा करके हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मीठा, ठीक है, तो मिठास हो गया। क्या हो गया? मिठास हो गया। ठीक है, आवट, आहट यानी जब किसी के भाव में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भाववाचक। आहट, आवट, आस आदि जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति, प्रत्या, आ और प्रा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति उपसर्ग लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक, ईक, आ और का। 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है औपचारिक में। औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अन, अनु और अनु। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसका प्रयोग किया गया है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अनुवाद में। क्वेश्चन नंबर 28, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्र, ति, पर और प। तो प्रगति में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है अतिधन अंत। ठीक है, तो उपसर्ग क्या मिलेगा हमको? ऑप्शन नंबर ए, अति मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो स्टार्टिंग में जो शार्ट नोट हमने आपको बताया था उसमें हमने ये चीज़ बता रखी है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? ठीक है, प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आलू प्राप्त होता है। क्या होता है? आलू प्राप्त होता है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? अब तीसरा का आदि संधि विच्छेद करें तो उसके प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? शरा, रा, आ और ईशरा। ठीक है, 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी रा। क्या मिलेगा? रा मिलेगा। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? शन, शन, शम और शम। ठीक है, 33 का सही आंसर क्या है? जब हम संगम का उपसर्ग करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? शम मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34,
शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। शीतल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे प्रत्यय के रूप में हमको ला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ला प्राप्त होगा। शीत धन ला यानी क्या हो गया? शीतल हो गया। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? एरा, इरा, ईरा, एरा। 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यानी जब चितेरा का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय के रूप में एरा प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है? भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार, कृपालुता। ठीक है, 36 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ हो और उपसर्ग का? ठीक है, तो भारतीयता में यानी यहाँ पे हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हिस्सेदार में भी हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभिमानी में हमारा उपसर्ग भी है और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्वेश्चन नंबर 37, तो बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? 37 का सही आंसर क्या है? पा प्रत्यय का। किसका किया गया है? प्राप प्रत्यय का। परिक्रमा में उपसर्ग है परि, पा, पर और क्रमा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या है? परि उपसर्ग का प्रयोग परिक्रमा में किया गया है। पश्चिम में प्रत्यय है चम, अम, म और इम। 39 का सही आंसर क्या है? पश्चिम में इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? उर, मधु, रा और मा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? रा। रा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया गया है? मधुर में किया गया है। आकर्षण में उपसर्ग है आ, आग, कर्षण। 41 का सही आंसर क्या है? आकर्षण में उपसर्ग का, किस उपसर्ग का? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्र, प्रा, प्रत्य, प्रति। प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया गया है? प्रत्यक्ष में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, टिकाऊ में प्रत्यय है उ, टिक, आउ। 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आउ प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर डी। चतुराई शब्द में प्रत्यय है ई, बड़ी ई, आई और राई। 44 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आई प्रत्यय का। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ता, आ, या और कर। 45 का सही आंसर क्या है? धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं कि जो कृदंत बनते हैं? ता प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? ता प्रत्यय जोड़ते हैं। भलाई में प्रत्यय है लाई, भ, ई और आई। 46 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, उत से निर्मित शब्द है अध्ययन, अपकार, अवकाश, उच्चारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? उच्चारण। उत से निर्मित यानी उत उपसर्ग का प्रयोग किस में किया गया है? उच्चारण में किया गया है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित होगा बचपन, बच्चापन, बचावपन, बचपना। 48 का सही आंसर क्या है कि बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे क्या निर्मित होगा? बचपन निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है परि, प्रति, प्रा और प्रा। तो प्रत्येक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है
किसी शब्द के आगे जोड़ता है, किसी शब्द के बाद में जोड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जोड़ता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। 50 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।